नमस्कार विद्यार्थियों। मैं हूं ओम प्रकाश सुमन। और इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था विद्यार्थियों, उस वीडियो में हमने हृदय की कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन किया था। हृदय की कार्यप्रणाली का एक ही महत्वपूर्ण भाग था जिसको हम हृदय स्पंदन कहते हैं, वो हमारा कल पूरा हो चुका था। आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों हम हृदय चक्र का दूसरा भाग यानी हृदय कार्यप्रणाली का दूसरा पार्ट लेके आए हैं, जिसको हम हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र को विद्यार्थियों अंग्रेजी में कार्डियक साइकिल कहा जाता है। साइकिल मतलब एक चक्र चलता रहता है। चक्र उसको कहते हैं जो जहाँ से शुरू होता है वापस वहीं लौट के आ जाता है, तो उसको हम चक्र कहते हैं। तो यहाँ पर ये चक्र हृदय में चल रहा है भाई, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? हृदय चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय चक्र हो जाएगा, है ना। अब हम विद्यार्थियों आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है, एक हार्ट का डायग्राम बना हुआ है, इसमें ब्लड के सर्कुलेशन को बताया गया है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि जो हमारा हृदय का चक्र होता है वो किस प्रकार से संपन्न होता है। तो आइए विद्यार्थी हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो विद्यार्थी हमारा हृदय था, इससे पहले हमने हृदय स्पंदन को पढ़ा था। तो आइए हम थोड़ी सी जानकारी वापस फिर से हृदय स्पंदन को जान लेते हैं। हृदय स्पंदन क्या होता है विद्यार्थी? हमारे हृदय की एक धड़कन को हम हृदय स्पंदन कहते हैं। और हमारे हृदय की जो स्पंदन होता है वो कहाँ से शुरू होता है भाई? हमारे हृदय का जो स्पंदन है विद्यार्थी वो ऐसे नोड से शुरू होता है, सिनो ऑरिकुलर नोड से शुरू होता है और वो पहुँच जाता है एवी नोड पर। तो विद्यार्थी सबसे पहले जो ऐसे नोड के जो आवेग ना, ये हमारे आलिंदों में पहुँचते हैं। किस में पहुँचते हैं? हमारे दोनों आलिंदों में पहुँचते हैं। और इन दोनों आलिंदों को पर एक इस प्रकार से जो ब्लड आता है उस ब्लड से दबाव पड़ता है, और वो दबाव से जो ब्लड है वो नीलों में चला जाता है। उसके बाद जो शेष ब्लड इसमें बचा रहता है उसको ये संकुचन के माध्यम से यानी प्रकुंचन के माध्यम से, प्रकुंचन दाब के माध्यम से ये जो शेष ब्लड होता है उसको नीलों में पहुंचा दिया जाता है। फिर विद्यार्थी नीलों में जाते हैं, नीलों में ब्लड भरता जाता है। एक समय नीलों में जो दाब होता है ना वो थोड़ा और अधिक हो जाता है, जिससे यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं जो हमारी धमनियों के अग्रभाग पर लगे होते हैं वो कपाट खुल जाते हैं और हमारा ब्लड फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। और उधर से दूसरी महाधमनी निकलती है, उस महाधमनी से जो हमारा ब्लड है ना हमारे अंगों में पहुँचता है। तो यही प्रक्रिया विद्यार्थी हमारी हृदय चक्र में संपन्न होती है। तो विद्यार्थियों हृदय चक्र की परिभाषा क्या है? आलिंदों व नीलों के क्रमबद्ध संकुचन व शिथिलन को, आलिंदों व नीलों के क्रमबद्ध संकुचन व शिथिलन को हृदय चक्र कहा जाता है। यानी आलिंदों के और नीलों के क्रमबद्ध संकुचन व शिथिलन को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? हृदय चक्र कहा जाता है। तो देखिए आलिंद और नीलों के क्रमबद्ध संकुचन व शिथिलन को हम क्या नाम देते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। विद्यार्थियों हृदय चक्र में है ना, एक हृदय चक्र में 0.8 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? एक हृदय चक्र में 0.8 सेकंड का समय लगता है विद्यार्थियों। ये होती है हमारी। एक और हम हृदय स्पंदन की परिभाषा ले सकते हैं कि हमारे हृदय का एक स्पंदन पूर्ण होने में, हमारे हृदय का एक स्पंदन पूर्ण होने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं भाई विद्यार्थी? उसको हम कहते हैं हृदय स्पंदन, हृदय चक्र कहते हैं या फिर हृदय स्पंदन कह सकते हैं। और भी विद्यार्थियों हृदय चक्र जो होता है उसमें 0.8 सेकंड का समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है विद्यार्थियों, बहुत अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। हम बात करते हैं जो हमारा हृदय चक्र होता है विद्यार्थी, जो हृदय चक्र है ना हमारा, प्यारे प्यारे से विद्यार्थी देखो सुनो, हमारा हृदय चक्र जो होता है ना अनुशीतलन और प्रकुंचन में बटा होता है। हृदय चक्र दो प्रक्रियाओं में पूरा होता है। एक प्रक्रिया का नाम तो अनुशीतलन है और दूसरी प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रकुंचन है। विद्यार्थियों जो अनुशीतलन है ना इसको हम डायस्टोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। और प्रकुंचन जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टोल। अनुशीतलन वो अवस्था होती है विद्यार्थी जिसमें हमारे जो आलिंद और नीले होते हैं ना वो क्या होता है? विश्राम अवस्था में होता है, यानी उनमें किसी भी प्रकार का संकुचन नहीं हो रहा होता है ना। यानी आलिंद और नीले की ऐसी अवस्था जिसमें आलिंद और नीले में संकुचन नहीं हो रहा होता है उसको हम कहते हैं विश्रांति अवस्था।
और विद्यार्थियों विश्रांति जो अवस्था होती है ना वो ज़्यादा समय तक होती है। आप जानते हो कोई व्यक्ति दौड़ लगाता है तो वो कितने समय तक दौड़ लगा सकता है? थोड़े समय तक दौड़ लगा सकता है, बाकी वो 24 घंटे में से वो लगभग 12 घंटे तो विश्राम अवस्था में ही रहता है ना। प्रकुंचन दाब की हम बात कर रहे थे। प्रकुंचन क्या होता है? प्रकुंचन जो होता है वो उसको हम संकुचन भी कहते हैं, यानी जो जिस अवस्था में हमारे आलिंद और नीले होते हैं ना वो किस में रहता है? संकुचन अवस्था में रहते हैं। और विद्यार्थी संकुचन का टाइम बहुत ही कम समय होता है, संकुचन का बहुत ही कम टाइम लगता है, इसको हम सिस्टोल कहते हैं। संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। और हमारे हृदय चक्र में विद्यार्थियों लगभग 4 प्रकार की घटनाएं होती है। कितने प्रकार की घटनाएं होती है? 4 प्रकार की घटनाएं होती है। पहली घटना में यहाँ पे लिख रहा हूँ विद्यार्थियों, पहली घटना होती है दाब परिवर्तन। दाब परिवर्तन क्या घटनाएं होती है विद्यार्थियों? दाब परिवर्तन की घटना होती है। दूसरी घटना होती है हमारी आयतन परिवर्तन। दूसरी घटना होती है आयतन परिवर्तन। तीसरी घटना होती है हमारी कपाटों का खुलना व बंद होना। कपाटों का खुलना व बंद होना, ये तीसरी घटना होती है। और चौथी घटना होती है जो रक्त होता है ना, वो रक्त कक्षकों में भरना, यानी कक्षकों में रक्त का भरना व खाली होना। ठीक है, ये मुख्यतः जो घटनाएं हैं ये हमारे हृदय में होती है, यानी एक चक्र के दौरान होती है। पहली घटना की बात कर रहा हूँ मैं दाब परिवर्तन की। तो विद्यार्थियों बगैर दाब परिवर्तन की एक वस्तु कि में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर तो लगना ही है। दाब परिवर्तन की बात में करता हूँ, ये किस में लगता है? तो विद्यार्थियों आलिंद होते हैं हमारे, क्या होते हैं? हमारे आलिंद होते हैं, हमारे नीले होते हैं, हमारी धमनियाँ होती है ना। हमारे आलिंद, नीले और धमनियाँ, इनमें दाब परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। दूसरा होता है आयतन परिवर्तन। जब दाब परिवर्तन होगा, जब हम किसी वस्तु की में दाब, हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जब हम किसी वस्तु पर दाब लगाएंगे तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर भी हम हृदय के आयतन में, हृदय के जो आलिंद और नीले होते हैं, धमनियाँ जो होती हैं, उनमें दाब लगाएंगे तो उनके आयतन में चेंजेज आएगा। और विद्यार्थियों जैसे आयतन में चेंजेज आएगा, आप जानते हो कि जो हमारी नीले में आलिंद और नीले होते हैं उनके मध्य भी कपाट होते हैं, और जो हमारी महाधमनी और हमारी फुफ्फुस धमनी होते हैं वहाँ पर भी कपाट होते हैं, दो जगह पर कपाट होते हैं। अब जब दाब डालोगे आप इस पर, तो दाब डालने से क्या होगा? कपाट खुलेंगे और बंद होंगे। खुलना, जो कपाट खुलेगा वो बंद होएगा, यानी जो दरवाज़ा खुलता है वो बंद भी होना पड़ेगा। और हमारे हृदय के दरवाजे तो ऐसे हैं जो आपको बंद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कक्षकों में रक्त का बढ़ना, वही मैंने बताया, जब दाब में परिवर्तन होगा, आयतन में परिवर्तन होगा, इससे ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा कपाटों के खुलने से। जब कपाटों के खुलने से रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो वो कक्षक होते हैं हमारे आलिंद और नीले। पहले जो ब्लड होता है वो हमारे अंगों के माध्यम से, विद्यार्थी हमारे अंगों के माध्यम से, हमारे जो अंग होते हैं, ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये हमारे अंग है, ये हमारे ऑर्गन है। इन ऑर्गन से जो ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड होता है ना, ये अशुद्ध ब्लड हमारे आलिंद में आता है। और इसी टाइम पे क्या होता है विद्यार्थियों, यहाँ से जो हमारे फेफड़े होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजनित जो रुधिर होता है वो किसके माध्यम से, मैं यहाँ लिखा नहीं है, लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा, फुफ्फुसीय शिराओं के द्वारा हमारे हृदय के बाएं भाग में आता है, और बाएं भाग से जाता है नीले में, और नीले से वापस चला जाता है किसमें? हमारे अंगों में आता है। इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो हम सबसे पहली घटना पढ़ते हैं विद्यार्थी, जो हमारा जो हृदय की जो कार्य प्रणाली है, हृदय की कार्य प्रणाली में हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास सबसे पहले अनुशीतलन पढ़ते हैं। तो हम आलिंदों का अनुशीतलन पढ़ते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, आलिंदों का अनुशीतलन, आलिंदों का अनुशीतलन।
पहले मैं आलिंदों का अनुशीतलन लिख देता हूँ। और आलिंदों का जो अनुशीतलन होता है ना विद्यार्थियों, इसको हम क्या कहते हैं? आलिंदों का अनुशीतलन होता है ना एक प्रकार से जो ये अवस्था है, ये एट्रियल डायस्टोल की अवस्था है। इसको बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल होता है। तो विद्यार्थी जो एट्रियल डायस्टोल होता है ना, तो मैं बता दूं आपको कि जो हमारे आलिंद और नीले होते हैं ना विद्यार्थी, ये आलिंद और नीले ना ज़्यादातर समय तो ये ना विश्राम अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं? ज़्यादातर समय ये हमारे आलिंद और हमारे जो नीले होते हैं ना, ये ज़्यादा समय तक तो कौन सी अवस्था में रहते हैं? विश्राम अवस्था में रहते हैं। कौन से अवस्था में रहता है? विश्राम अवस्था है। तो विद्यार्थियों हम इस विश्रांत अवस्था की बात करते हैं, तो आलिंद जो होते हैं ना विद्यार्थियों, ये आलिंद होते हैं, इनकी विश्रांत अवस्था होती है 0.7 सेकंड। तो विद्यार्थी जो हमारे आलिंद होते हैं ना, ये 0.7 सेकंड तक तो विश्रांत अवस्था में रहते हैं। और आलिंदों की जो विश्राम अवस्था होती है, तो विश्राम अवस्था में क्या क्या घटनाएं होती है, यानी इस 0.7 सेकंड में क्या क्या घटनाएं होती है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा केवल आपको। 0.7 सेकंड में क्या होता है? इस समय हमारे अंग जो होते हैं, हमारे अंगों से जो अशुद्ध रुधिर होता है ना, वो हमारे हृदय के दाएं आलिंद में, यहाँ दायां लिख देता हूँ मैं, दायां आलिंद। अशुद्ध रुधिर जो होता है हमारे अंगों से, वो दाएं आलिंद में आता रहता है। ठीक है, इधर से है ना। और उधर से हम बात करते हैं जो फुफ्फुसीय शिराएं होती है, ये फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से जो फेफड़ों से ब्लड है ना, वो हमारे बाएं आलिंद में आता रहता है। बायां आलिंद किस में आता रहता है? बायां आलिंद। ये बायां आलिंद है भाई, बायां आलिंद। तो जो फेफड़ों से रुधिर, देखो अंगों से रुधिर चल रहा है हमारे दाएं आलिंद में, फेफड़ों से रुधिर चल रहा है हमारी किसमें? बायां आलिंद में, फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से। इधर आ रहा है अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के द्वारा। मैंने आपको शिरा की परिभाषा बताई थी कि विद्यार्थी, शिराएं वो होती है जो हमारे हृदय जो रक्त को हृदय की ओर लाती है, चाहे वो शुद्ध लाए चाहे अशुद्ध लाए। देखिए, एक शिरा तो हमारी अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा है, जो तो अशुद्ध लेके आ रही है। दूसरी है फुफ्फुसीय शिरा, वो हमारे फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लेके आ रही है यहाँ पर। ये 0.7 सेकंड की घटना है विद्यार्थी। किसकी घटना है? 0.7 सेकंड की। अगली बात करते हैं हम विद्यार्थियों, अगली बात हम ये करते हैं, देखिए कि जो हमारा जो इस समय क्या होता है, जो विश्रांति अवस्था होती है, ध्यान देना, जो हमारी आलिंदों की विश्रांति अवस्था होते हैं, तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर दो कपाट होते हैं विद्यार्थियों। मैंने आपको कपाट के नाम बताए थे, ये त्रिवलन कपाट, और यहाँ पर होता है द्विवलन कपाट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, द्विवलन कपाट। इस जगह पे यहाँ पे हमारा कपाट है, उस कपाट का नाम है द्विवलन। तो विद्यार्थी, इस समय क्या होता है, जब ये नीले हैं हमारे आलिंद होते हैं ना, विश्रांति अवस्था में होते हैं, जब इनमें ब्लड आता रहता है, तो ये द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट बंद रहते हैं, है ना। कौन से कपाट बंद रहते हैं? द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट बंद रहते हैं। जब धीरे धीरे हमारे आलिंद होते हैं ना, इन आलिंदों में रुधिर की मात्रा बढ़ती जाती है। धीरे धीरे इन आलिंदों में क्या होता है, ब्लड बढ़ता जाता है। अभी तो कम ब्लड है वैसे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें ब्लड की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे इनमें ब्लड की मात्रा बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, जैसे इनमें ब्लड की मात्रा बढ़ती जाती है, तो जो इनका जो दबाव होता है इन कपाटों पे पड़ता है, ठीक है ना, ये प्रेशर इन कपाटों पे पड़ता है। और क्या होता है, जैसे ही कपाटों पे पड़ता है, तो जब ये दबाव है नहीं, कब पड़ता है, जब ये दबाव है ना, यहाँ पर इस ब्लड का दबाव इन नीले के दबाव से, ध्यान देना, इस पर जो दबाव है कपाटों पर, जो नीले के दबाव से अधिक हो जाए, यानी नीले का दाब कम हो जाए और आलिंदों का दाब अधिक हो जाए, उस समय क्या होता है, ये द्विवलन और त्रिवलन कपाट जो है विद्यार्थी, ये दोनों कपाट खुल जाते हैं। और लगभग हमने देखा, और बिना, ध्यान देना, संकुचन के पूर्व ही, आलिंदों के संकुचन यानी आलिंदों के प्रकुंचन के पूर्व ही लगभग 75% ब्लड, कितने परसेंट ब्लड, लगभग 75% ब्लड जो होता है वो नीलों में आ चुका होता है। एक बार फिर समझाता हूँ मैं आपको,
एक समय जैसे ये 0.7 सेकंड में क्या क्या होता है, अंगों से शिराओं के माध्यम से ब्लड किस में आता है, हमारे हृदय के दाएं आलिंद में। उधर से शुद्ध रुधिर फेफड़ों से हमारे फुफ्फुस से शिराओं के द्वारा हमारे बाएं आलिंद में आता रहता है। जैसे जैसे रुधिर आता रहता है उस समय तक तो कपाट बंद रहता है ना, विश्रांति अवस्था तक बंद रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका दाब बढ़ता जाता है, रुधिर का प्रेशर बढ़ता जाता है, तो जब ये प्रेशर है ना नीले के दाब से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये जो हमारे कपाट है द्विवलन और त्रिवलन, ये कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और लगभग एक झटके से जो ब्लड होता है 75% ब्लड हमारे किस में पहुंच जाता है, हमारे नीलों में आ जाता है। तो जो ब्लड होता है किस में आ गया, हमारे नीलों में आ गया। ठीक है, अब ऐसी प्रक्रिया दूसरी शुरू हो जाएगी आलिंदों का। तो ये तो क्या हो गया, और हमारे आलिंद जो होते हैं ना, अब हमारे जो ये क्या थे, क्या खाली हो गए, लगभग 75% क्या हो गए, हमारे 75% हमारी क्या चीज़ खाली हो गई, हमारे आलिंद खाली हो गए। अभी भी इनमें 25% ब्लड बचा हुआ है ना, हमारे आलिंदों में अभी भी 25% ब्लड बचा हुआ है। तो अब अगली जो प्रावस्था आती है विद्यार्थी, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है विद्यार्थी, दूसरी घटना जो होती है उसको कहा जाता है आलिंद प्रकुंचन। दूसरी जो घटना है उसको बोलते हैं आलिंद प्रकुंचन। आलिंद प्रकुंचन, ठीक है। आलिंद प्रकुंचन की प्रक्रिया में क्या होता है विद्यार्थियों, इस समय क्या होता है, जैसे ही क्या होता है ये सारा ब्लड किस में आ जाता है, 75% ब्लड क्या आ जाता है, हमारे आलिंद से नीले में आ जाता है। उस समय क्या होता है, जैसे आलिंदों का जो हमारे पास अनुशीतलन होता है ना, यानी विश्राम अवस्था, ये समाप्त होती है। जब ये आराम करता रहता है तो आदमी एक झटके से उठता है, और जैसे हमारा जो आलिंद है ना उनका अनुशीतलन समाप्त होता है, यानी कि इनका विश्राम काल समाप्त होता है, तो दोनों आलिंद एक साथ संकुचित हो जाते हैं। हमारे दोनों आलिंद एक साथ आलिंद प्रकुंचन में क्या होगा, दोनों आलिंद जो होते हैं एक साथ प्रकुंचित या संकुचित, दोनों आलिंद एक साथ संकुचित, तो हमारे दोनों आलिंद जो होते हैं एक साथ संकुचित हो जाते हैं विद्यार्थियों। अब इसमें क्या होगा, जब दोनों आलिंद हमारे एक साथ संकुचित हो जाते हैं तो सारा का सारा जो 25% ब्लड जो बचा हुआ था, 25% जो रुधिर हमारे आलिंद में बचा हुआ था, वो किस में आ जाएगा, नीले में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, नीले में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया होती है ना, और इसमें बहुत ही कम समय लगता है विद्यार्थियों, इसमें समय लगता है 0.1 सेकंड का, 0.1 सेकंड का समय लगता है किसमें, आलिंद प्रकुंचन में। तो विद्यार्थी ये जो घटना हुई थी ये डायस्टोल हुई थी, और ये घटना हुई थी सिस्टोल। तो ये दो घटनाएं हो गई भाई, एक तो हो गई हमारे पास डायस्टोल, एक हो गया हमारे पास सिस्टोल। तो इस प्रकार से ये आदि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब विद्यार्थियों इसके बाद जो हमारे आलिंद प्रकुंचन होता है, वापस उसके बाद नीले की अनुशीतलन अवस्था आती है। किसकी अवस्था आती है, नीलों की अनुशीतलन अवस्था आती है। अब अगली घटना क्या होती है विद्यार्थियों, अगली घटना मैंने बताया आपको, अगली घटना होगी नीले प्रकुंचन। मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ, नीले प्रकुंचन की घटना में क्या होता है। ये आलिंद प्रकुंचन हुआ था, यहाँ भी दिख जाएगा वैसे आपको। अगली घटना है हमारी नीले प्रकुंचन। नीले प्रकुंचन, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, नीले प्रकुंचन की अवस्था बहुत ही सिंपल अवस्था है। जैसे ही क्या होता है, जो हमारे आलिंद प्रकुंचन जो होता है, आलिंदों का प्रकुंचन समाप्त होता है, उसी समय क्या होता है, ठीक उसी के बाद क्या होता है, हमारे जो नीले होते हैं वो नीले प्रकुंचित होते हैं। यानी नीलों की कौन सी अवस्था आती है, सिस्टोल अवस्था आती है विद्यार्थी। इसमें 0.3 सेकंड का समय लगता है। जो नीले प्रकुंचन है इसमें टाइम जो लग रहा है वो 0.3 सेकंड का लगता है। 0.3 सेकंड में क्या क्या घटनाएं होती है, ये घटनाएं आप समझ लीजिए कि नीले डबल हो गया, नीले प्रकुंचन या वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होता है। तो विद्यार्थी जैसे ही ये ब्लड इसमें आता रहता है, अब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही ब्लड इसमें पूरा ब्लड आता है, नीलों में क्या हो जाता है, दाब बढ़ने लगता है। अब नीलों में दाब बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है, तो उस समय क्या होता है, उसके बाद जैसे इनमें दाब बढ़ता है, तो जो यहाँ के जो कपाट है ना ऊपर के, द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट, ये द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट क्या हो जाता है,
बंद हो जाते हैं, ताकि जो ब्लड होता है ना यहाँ का, यहाँ पे जो कपाट है, ये कपाट क्या हो गए, बंद हो गए, ये कपाट बंद हो जाते हैं। द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट क्या होता है, बंद हो जाते हैं, ताकि जो ब्लड है ना, ये ब्लड किस में न जाए, ये ब्लड यहाँ से यानी वापस आलिंदों में ना जा पाए, इसलिए कपाट बंद हो जाते हैं। जब नीलियों का दाब, यानी जो नीले होते हैं, जब इन नीलियों का दाब होता है ना, ये नीलियों का दाब, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ विद्यार्थी, यहाँ पर होती है हमारे पास, जो हमारे नीले होते हैं ना, नीलियों से एक ये धमनी निकलती है, नीलियों से क्या निकलती है, एक धमनी निकलती है विद्यार्थियों, उसको हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। और यहाँ दूसरा जो नीले होता है, बायां नीले, एक दायां होता है एक बायां होता है, बाएं नीले से इधर से तो क्या निकलते हैं विद्यार्थियों, इधर साइड से, ये हमारा दायां नीले होता है, दाएं नीले से निकलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, मैंने लिखा है फुफ्फुसीय धमनी निकलती है ना, और बाएं नीले से निकलती है महाधमनी। अब विद्यार्थी इस समय क्या होता है, जब नीलों में, मैंने बताया ना, जब नीलों में दाब बढ़ जाएगा तो यहाँ इनका दाब, ऐसा समय आएगा जब इनका दाब इतना बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा दाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, किससे ज़्यादा हो जाएगा, ये महाधमनी, यानी जो धमनी होती है ना, यहाँ पे जो कपाट होते हैं इस जगह पे, इस अग्र सिरे पर जो कपाट होते हैं, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो कपाट होते हैं, ये कपाट विद्यार्थियों, जब ये दाब, नीले का दाब अधिक हो जाता है तो ये जो कपाट है ना, ये कपाट खुल जाते हैं, और ये कपाटों के खुलने से जो रुधिर होता है ना, ये दाब के साथ, प्रेशर के साथ कहाँ पहुँच जाता है विद्यार्थियों, ये हमारी धमनी में पहुँच जाता है। कौन सी धमनी में, फुफ्फुसीय धमनी में पहुंच जाता है और महाधमनी में पहुंच जाता है। और मैं कब की बात कर रहा हूँ, 0.3 सेकंड नीले प्रकुंचन की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ 0.3 सेकंड में घटित होने वाली नीले प्रकुंचन की। दोबारा से बताता हूँ, आलिंदों से ब्लड जैसे ही नीले में आता है तो क्या होता है, जैसे 25% जो बचा होता है आलिंद प्रकुंचन होता है, उसमें 0.1 सेकंड लगता है, फिर 0.3 सेकंड का समय आता है, 0.3 सेकंड में नीले प्रकुंचित हो जाते हैं, और जो नीले से सारा ब्लड है ना, वो किस में चल जाता है, धमनी में चला जाता है, फुफ्फुसीय धमनी में चला जाता है और महाधमनी में चला जाता है। फुफ्फुसीय धमनी फेफड़ों में ले जाएगी शुद्ध होने के लिए, महाधमनी अंगों में ले जाएगी उसको फेफड़ों से शुद्ध होने के बाद। अब नीलियों का अनुशीतलन आता है, अगली घटना क्या होती है विद्यार्थियों, नीलियों का अनुशीतलन। चौथी घटना है नीलियों का अनुशीतलन। विद्यार्थी, जो नीलियों का अनुशीतलन होता है ना, इसमें टाइम लगता है, अगर टाइम की बात करी जाए तो इसमें 0.5 सेकंड का समय लगता है, बस समय इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कितना समय लगता है, नीलियों का अनुशीतलन होता है तो 0.5 सेकंड का समय लगता है। अब क्या हुआ था, नीले का प्रकुंचन हुआ, तो प्रकुंचन के बाद क्या होता है, नीले विश्राम अवस्था में आ जाते हैं, है ना। अब इनसे जो ब्लड होता है ना, वो ऊपर पहुंच गया होता है, तो इस समय क्या होता है, नीले में जो दाब होता है ना, बहुत कम होता है, यानी नीले की विश्राम अवस्था को, है ना, नीले की जो प्रकुंचन के बाद जो नीले की अवस्था आती है, विश्राम की अवस्था, उसको अनुशीतलन अवस्था कहते हैं। और इस समय क्या होता है, नीले में दाब बहुत कम रहता है विद्यार्थियों, दाब बहुत कम रहता है, तो उसके क्या होता है कि यहाँ पर जो कपाट थे, यानी जैसे इनमें दाब कम हो गया, तो वापस जो ब्लड है ना, वो हमारी फुफ्फुस धमनी से, हमारी महाधमनी से, इस फुफ्फुस धमनी से, इस महाधमनी से वापस ना आ जाए, इसको रोकने के लिए अर्धचंद्राकार कपाटों को तुरंत बंद कर दिया जाता है। और ये काम कौन करता है, कोडा टेंडिनी। कौन करता है, कोडा टेंडिनी के माध्यम से ये काम किया जाता है, ताकि कपाट बंद हो जाए, वापस जो ब्लड है ना, धमनी से किस में नहीं आ जाए, नीले में नहीं आ जाए। जो निकला है वो क्यों आएगा, उसको जाना है रास्ते में, बीच में ये हमारी गाड़ी है। तो उस समय क्या होता है विद्यार्थी, जैसे ये कपाट बंद होते हैं तो विद्यार्थी फिर क्या होता है, दूसरी स्थिति होती है, हमारे अंगों में ब्लड पहुंच रहा है, तो अंगों से वापस ब्लड हमारे आलिंदों में आता रहता है, फेफड़ों से भी आता रहता है, दाएं बाएं में, दाएं आलिंद में अशुद्ध आता रहता है, बाएं आलिंद में शुद्ध आता है। उस समय क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर प्रेशर बढ़ता है, वापस द्विवलन कपाट, त्रिवलन कपाट खुल जाते हैं, और नेक्स्ट हमारा हृदय चक्र शुरू हो जाता है। तो विद्यार्थी, जो हमारा हृदय चक्र चलता है, यहाँ पर हमें दो तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देते हैं विद्यार्थियों, एक आवाज़ तो सुनाई देती है हमें लब की, एक आवाज़ सुनाई देती है हमें डब की। लब की आवाज़ कब आती है विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये आवाज़ कब आती है, ये आवाज़ आती है विद्यार्थियों अनुशीतलन, यानी जो हमारे जो
आलिंद प्रकुंचन होता है उसके तुरंत बाद जो नीले प्रकुंचित होते हैं, तो उस समय उसके पहले यहाँ पर क्या होता है कि जो ये हमारा आलिंद है और ये हमारा आलिंद, ये हमारा नीले, तो यहाँ पर जैसे ब्लड किस में आता है, किस में आता है, नीले में आता है। उसके बाद क्या होता है, आलिंद प्रकुंचन होता है। तो उस समय जो कपाट होते हैं ना, ये खुलते हैं, खुलने के बाद ये कपाट बंद होते हैं। तो बंद होने की जो प्रथम साउंड आपको सुनाई देती है, वो सुनाई देने वाली आवाज़ क्या होती है, यहाँ पर प्रथम बार जो फर्स्ट साउंड आप सुनोगे, वो फर्स्ट साउंड आप सुनाए, उसको बोलोगे आप लब, उसको आप लब बोलोगे। अब आपसे पूछा कौन से कपाटों के बंद होने से लब की ध्वनि सुनाई देती है, तो विद्यार्थी याद रखना, द्विवलन और त्रिवलन कपाटों के बंद होने से जो आवाज़ आती है उसको हम लब की ध्वनि कहते हैं। ये हमारे हार्ट का फर्स्ट साउंड होता है। और इसके बाद जो ध्वनि आती है थोड़ी तेज आती है, उसके बाद जो ध्वनि आती है ना विद्यार्थी, उसको डप की ध्वनि कहते हैं, डप की ध्वनि कहते हैं। और डप की ध्वनि आती है विद्यार्थियों अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से। ये हमारे अर्धचंद्राकार कपाट है, इन अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से, अर्धचंद्राकार कपाट, जब ये अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे ना, तो एक ध्वनि सुनाई देगी विद्यार्थियों, है ना, एक ध्वनि सुनाई देगी, उसको बोलेंगे हम डप। एक ध्वनि तो हमें लब की सुनाई दी, लब की, लब होता है, लव नहीं होता, तो डप की ध्वनि सुनाई देगी, डप। जैसे ये कपाट बंद होंगे डप, और इधर से कपाट बंद होंगे लब, डब, लब, डब, लब, डब, ऐसे। ये सेकंड साउंड होता है, ये नीले अनुशीतलन के दौरान आते हुए। अब ये भी आना किस समय आती है, यानी फर्स्ट साउंड होता है नीले प्रकुंचन के समय। हमें फर्स्ट साउंड कब सुनाई देता है, नीले प्रकुंचन के समय हमें फर्स्ट साउंड डप सुनाई देता है। और नीले अनुशीतलन के दौरान हमें सेकंड साउंड सुनाई देता है, उसको बोलते हैं हम क्या, किसकी वजह से आता है, वैसे अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से नीले अनुशीतलन के दौरान जो हमें आवाज़ आती है उसको हम बोलते हैं डप की ध्वनि। ठीक है, ये होती है विद्यार्थियों हमारे पास हृदय की कार्य प्रणाली में हृदय चक्र। विद्यार्थी इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। अगला टॉपिक आता है हमारा दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो विद्यार्थी जो हमारा हृदय होता है, हमारे हृदय में जो रुधिर होता है ना, वो 2 बार गुजरता है भाई। हमारे हृदय से जो रुधिर होता है 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दोहरा परिसंचरण बोला जाता है। पहली क्या होता है, प्रथम घटना ये होती है विद्यार्थियों, इसी में मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा हृदय है कि सबसे पहले हमारे अंग होते हैं, हमारे अंगों से रुधिर हमारे कौन से भाग में आता है भाई, हमारे अंगों से रुधिर हमारे शरीर के दाएं भाग में आता है। ठीक है, दाएं भाग में शुद्ध रुधिर आता है। ठीक है, फिर वही रुधिर क्या होता है, वही रुधिर नीले में होते हुए फेफड़ों में जाता है। वहाँ पे वो रुधिर है ना ऑक्सीजनित होता है, शुद्ध होता है। किससे आता है, अग्र महाशिरा, ध्यान से देना, हमारी अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के माध्यम से जो अंगों से अशुद्ध रुधिर हमारे हृदय के दाएं भाग में आता है। और दाएं भाग से ये रुधिर जो होता है ये हमारे किसके द्वारा, फुफ्फुस से धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। वहाँ पर ये ऑक्सीजनित होता है। वहाँ से के बाद ये जो रुधिर है ना हमारे फेफड़ों से महाधमनियों फुफ्फुस से शिराओं के माध्यम से हमारे हृदय के बाएं भाग में आता है। कौन से भाग में आता है, बाएं भाग में। हमारे हृदय के कौन से भाग में आता है, बाएं भाग में। ठीक है, बाएं भाग में आता है। बाएं भाग में आने के बाद ये रुधिर है ना वापस नीले में जाता है। नीले से ये महाधमनी चाप या सिस्टमेटिक चाप के द्वारा, ठीक है ना, महाधमनी चाप के माध्यम से ये जो ब्लड होता है ना, ठीक है, महाधमनी चाप के माध्यम से जो ब्लड होता है, ये ब्लड जो है ये कहाँ चला जाता है, ठीक है, ये ब्लड आता है वापस अंगों में। तो बोलो विद्यार्थी, हुआ ना दोहरा परिसंचरण तंत्र, हुआ कि नहीं हुआ, दोहरा परिसंचरण हुआ कि नहीं हुआ। एक बार रुधिर अशुद्ध आया, फिर वो शुद्ध हुआ, फिर वापस शुद्ध होकर किस में आया, हमारे हृदय में आया। तो इस प्रकार से ये दोहरा परिसंचरण होता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र का बहुत विशेष महत्व है। क्या महत्व है, क्योंकि इस परिसंचरण तंत्र से क्या होता है विद्यार्थियों, हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर में जो हृदय होता है, हृदय में और हमारी वाहिनियों में
जो रक्त होता है ना वो मिलता नहीं है कभी भी, यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त कभी भी मिलता नहीं है। ये दोहरा परिसंचरण तंत्र के क्या होते हैं, लाभ होते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इसमें हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, हमारा हृदय चक्र और दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। दोहरा परिसंचरण एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। अंगों से पहले हमारे बाएं भाग में आता है, बाएं भाग से, ठीक है ना, उससे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से आने के बाद फिर वापस हृदय में आता है, हृदय से आने के बाद फिर वापस अंगों में जाता है। तो इस तरह से हमारा जो ब्लड होता है ना, हमारे हृदय में से कितनी बार घूमता है, 2 बार घूमता है, 2 बार आता है, इसलिए इसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जिनमें एकल परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। जय श्री राम।